नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे 8 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स को। लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं गवर्नेंस सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। पहला आर्टिकल रिलेटेड है सेडिशन लॉज से। क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया है असम में, असम पुलिस के द्वारा। उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने असमीज स्पीकिंग और बंगाली स्पीकिंग लोगों के बीच में झगड़ा कराने की कोशिश की है या फिर राइट्स को प्रोवोक करने की कोशिश की है। ओके, तो सेडिशन लॉज है क्या, किस बारे में है और इनकी शुरुआत कैसे हुई, इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो सेडिशन लॉज गवर्नमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बनाए गए हैं, ताकि ऐसे एलिमेंट्स जो कि कंट्री में रहकर एंटी नेशनल एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट केस वगैरह रजिस्टर किया जा सके और उन्हें अरेस्ट किया जा सके। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है 17th सेंचुरी में इंग्लैंड से। वहां पर जो किंग हुआ करते थे इंग्लैंड के, उन्होंने इस लॉ को लेकर आए थे ताकि गवर्नमेंट जो है स्मूथली फंक्शन कर सके और ऐसे कोई ओपिनियन जो कि गवर्नमेंट के या फिर मोनार्की के अगेंस्ट हैं, उन्हें पॉपुलर होने से रोका जा सके। ठीक है, इंडिया में इनकी शुरुआत होती है 1837 में बाय थॉमस मैक्यूले। थॉमस मैक्यूले ने सेडिशन लॉस को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और रिसेंटली अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो सेडिशन लॉ जो है वो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124 ए का पार्ट है। ठीक है, क्या बोलता है सेक्शन 124 ए, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है। इट डिफाइंड सेडिशन एज एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन, एक ऑफेंस है कब, एनी पर्सन बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्सरसाइज और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। ठीक है, ऐसी कोई एक्टिविटी करता है बोलकर, लिखकर या फिर साइन कर कर या फिर फिजिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, कोई ड्रामा वगैरह, कोई स्किट वगैरह परफॉर्म कर कर, जिसमें क्या हो रहा हो, जो गवर्नमेंट जो है उसके अगेंस्ट डिसअफेक्शन क्रिएट हो रहा हो। ठीक है, ऐसे उसे डिफाइन किया गया एज अ सेडिशन। वो कहलाता है सेडिशन चार्ज। ठीक है, सेडिशन जो होता है वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि एक बार अगर आपको अरेस्ट किया गया इस लॉ के अंडर तो आपको बेल नहीं दी जाएगी। ठीक है, सभी गवर्नमेंट जॉब से आपको डिबार कर दिया जाएगा, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह ले सके। और आपका पासवर्ड जो है वो भी आपसे पासवर्ड नहीं, पासपोर्ट जो है वो आपसे ले लिया जाएगा और आपको इन अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स कोर्ट में जाकर अपीयर होना होगा। ठीक है, क्या लॉ, क्या सिग्निफिकेंस है इस लॉ का, तो देखिए सबसे पहले कि जैसे कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, आर्टिकल नंबर 19। लेकिन आर्टिकल 19 जो है वो क्या है, एक प्रकार से एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती हैं। ठीक है, तो वही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सेडिशन लॉ इंपोज करता है राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच के अगेंस्ट। ये एक प्रकार से मेंटेन लॉ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की में अगर ऐसे कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज वगैरह हो रही हैं, टेररिस्ट एलिमेंट वगैरह एक्टिव है, तो उनको अरेस्ट वगैरह करने के लिए काम आता है। इसके साथ साथ मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, इलीगल मीन्स या फिर वायलेंस वगैरह हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश की जाए तो उनसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इससे रिलेटेड इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है सेडिशन लॉज में, तो सबसे पहले तो कॉलोनियल एरा का रूल है। हमारे फ्रीडम फाइटर सच एज लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, भगत सिंह हो, ठीक है, और भी जो दूसरे लीडर्स हो, इंपॉर्टेंट फेमस लीडर्स रहे हो, उन सभी के ऊपर कभी ना कभी सेडिशन लॉ लगा है और उन्हें इसी लॉ के थ्रू अरेस्ट कर कर जेल में डाला गया है। तो सवाल यही उठता है कि अब तो कॉलोनियल रूल खत्म हो गया है, अंग्रेजों की सरकार जा चुकी है और अब हम कौन से डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो हमें एक ऐसा लॉ, इस प्रकार के जो कॉलोनियल लॉ हैं उन्हें हटा देना चाहिए और इनकी जगह कोई नया लॉ लेकर आना चाहिए। इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने क्या कहा था, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी पूरी तरीके से एग्री नहीं करती थी इस प्रकार के लॉज के साथ और इस प्रकार के लॉ को वो भी हटा देना चाहते थे और उन्होंने इस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह इसीलिए नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर अपने कमेंट दिए हैं अगेंस्ट सेडिशन लॉ और सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना रहा है कि इस लॉ को हटा देना चाहिए या फिर
स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही इसका यूज करना चाहिए, ना कि अकेडमिक्स हों, लॉयर्स हों, सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हों, स्टूडेंट्स हों, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपने राय को सामने रखते हैं, ना कि उनके अगेंस्ट इस प्रकार की किसी एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं जो कि है नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस कमिटी को, इस अथॉरिटी को सेटअप करने की बात कही है। तो क्या करेगी ये कमेटी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो कमेटी होगी ये एज अ सेंट्रल एजेंसी वर्क कर सकती है विथ स्टेट। काम क्या होगा इसका, इसका काम सिमिलर होने वाला है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से। नेशनल सर्विस अथॉरिटी ये क्या करती है, तो ऐसे लोग जो कि जिनके पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं, जो लोग लॉयर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जुडिशियल सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें क्या करेगा, हेल्प करेगी ये बॉडी। ठीक है, NJIAI। अगर हम बात करें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की, तो इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था टू एस्टैब्लिश अ नेशनल वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंटेम्प्ट कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ऑलराइट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें NJIAI, ये किस प्रकार से काम करेगा, तो ये टेक कंट्रोल ऑफ द बजट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द कंट्री। आपको पता होगा हमारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उनकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब रहती है। ठीक है, एक मूवी आई थी जॉली LLB, तो वहां पे आपने देखा होगा फैन वगैरह की भी सुविधा अवेलेबल नहीं रहती है कोर्ट में। ठीक ना, बेंचेस वगैरह नहीं होती हैं, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका डिजिटलाइजेशन नहीं होता, ऐसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े रहते हैं, फाइलें वगैरह पड़ी रहती हैं। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स को करने के लिए इस बॉडी को स्टैब्लिश किया जाएगा, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ठीक है, इसे किसके अंदर रखा जाएगा, तो इसे रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, ना कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के तरह। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी किसके अंदर है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर काम करती है। ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में रखा जाएगा। इसके मेंबर्स कुछ हाई कोर्ट के जजेस वगैरह हो सकते हैं। देखिए, जब ये बॉडी बन जाएगी, स्टैब्लिश हो जाएगी, तब हम इसके मेंबर्स वगैरह को देख लेंगे। अभी इसकी जरूरत क्यों है, इस बॉडी की जरूरत क्यों है, तो देखिए सबसे पहले तो टू मैनेज फंड। अभी बहुत सारा फंड वगैरह आता है, उसको मैनेज करने के लिए कोई स्पेशल अथॉरिटी नहीं है रिगार्डिंग जुडिशियल सर्विसेज। फिर मैनेज राइजिंग नंबर ऑफ लिटिगेशंस। ठीक है, आपको पता होगा इंडिया में नंबर ऑफ जजेस जो है उनकी संख्या बहुत कम है, तो लिटिगेशंस वगैरह काफी ज्यादा रहती हैं। ठीक है, ग्रेटर ऑटोनॉमी वगैरह भी देगा कोर्ट को, वो अपने खुद के खर्चे वगैरह, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देगा जुडिशरी को, तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी कम होगी। अभी तक इस प्रकार की बॉडी क्यों नहीं स्टैब्लिश की गई है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास अभी इतने फंड नहीं है, और यूज ऑफ फंड्स फॉर नॉन जुडिशियल पर्पसेस ज्यादा किए जाते हैं, ना कि जुडिशियली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला आर्टिकल जो कि रिलेटेड है हांगकांग से। देखिए, हांगकांग जो है वो एक चाइना का पार्ट है। यहां पर आप देख सकते हैं ये चाइना है, ये वाला जो एरिया है वो हांगकांग कहलाता है। आप ये वाले ठीक है, मैप में आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि हांगकांग कहां पर है। यहां पर है हांगकांग, यहां पर सिचुएटेड है हांगकांग, चाइना के ईस्टर्न वाले पोर्ट पर। ठीक है ना, ईस्टर्न सेक्शन में सिचुएटेड है हांगकांग। अब हांगकांग जो है और चाइना, इनके बीच में रिलेशन कैसे है, ठीक है ना, किस प्रकार से हांगकांग को गवर्न किया जाता है। तो देखिए, हांगकांग ऑल दो चाइना का ही पार्ट है, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उसी के अंडर आता है हांगकांग, लेकिन इसको थोड़ी सी ऑटोनॉमी प्रोवाइडेड है ना, चाइना की तरफ से ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है हांगकांग को। यहां पर चलता है वन कंट्री टू सिस्टम अप्रोच। कहां कहां पर, हांगकांग में भी और मकाऊ में भी, इन दोनों जगह पर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के अंडर आते हैं। ठीक है, दोनों ही जो है वो फॉर्मल कॉलोनीज हुआ करती थी, लेकिन दोनों ही जो है वो मेनलैंड चाइना का पार्ट है। ठीक है, किस प्रकार की ऑटोनॉमी वगैरह अवेलेबल है इनके पास, तो देखिए इनकी यहां पर खुद की करेंसी होगी, इनकी इकोनॉमी खुद से ड्रिवन होगी, लीगल सिस्टम अलग होगा। बस डिफेंस और डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो वो कौन संभालेगा, बीजिंग यानी कि मेनलैंड चाइना की जो गवर्नमेंट होती है वो संभालेगी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला आर्टिकल जो कि रिलेटेड है एमपी से रिलेटेड, एमपी के क्वेश्चन से रिलेटेड इन पार्लियामेंट। देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये राइट होता है कि वो कोई भी सवाल, किसी भी सवाल का जवाब रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज से, रिस्पेक्टिव मिनिस्टर से मांग सकते हैं। लेकिन पिछले कई सालों में ऐसा देखा गया है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही देखा गया है, जो ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर होते हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जाता कि वो अपना क्वेश्चन पूछ सके। रिसेंटली अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे जिन्हें अलाउ नहीं किया गया पार्लियामेंट में। पहला क्वेश्चन था, क्या एनआरआई को हरास किया गया एट द एयरपोर्ट और क्या उन्हें वापस भेजा गया? ठीक है, पता होगा आपको कोविड के टाइम पर एनआरआईज वगैरह को वापस भेजा गया था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या चाइना एलएसी को पार करके लद्दाख के एंटर किया? ये सवाल पूछा गया था, इसको भी अगेन रिजेक्ट कर दिया गया। इसके पीछे रीजन क्या दिया गया है? इनके पीछे रीजन दिया गया है लैक ऑफ टाइम, समय की कमी है, और इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को अलाउ नहीं किया जाता, बट एमपी का ये राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चन, स्पेशली 4 टाइप के क्वेश्चन, स्टार्टेड क्वेश्चन, अनस्टार्टेड क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर, ये पूछ सकता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन पूछने का जो रूल है वो गवर्न किया जाता है राज्यसभा और लोकसभा की रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन वगैरह लिखकर देना होगा। ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो फाइनली आप उसे पूछ सकते हैं, लेकिन एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है ये क्वेश्चन पूछने की। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं पार्लियामेंट में जो कि आप पूछ सकते हो। इसमें सबसे पहला आता है स्टार्टेड क्वेश्चन। ये किस प्रकार का क्वेश्चन होता है? तो इसमें मेंबर जो है वो ओरल आंसर की डिमांड कर सकता है मिनिस्टर्स से। अगर ओरल ओरल आंसर मांगा जा रहा है तो इसके अगेंस्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को भी फॉलो किया जा सकता है। अनस्टार्टेड क्वेश्चंस यहां पर जो है रिटर्न आंसर की डिमांड की जाती है कि आप लिख कर दें, हमें रिटर्न आंसर दें। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस जो होते हैं वो 10 दिन के अंदर नोटिस में पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा ही पब्लिक इंपॉर्टेंस की होनी चाहिए। क्वेश्चन ऑफ प्राइवेट मेंबर्स, तो देखिए क्वेश्चन ऑफ प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं ये एड्रेस किए जाते हैं टू द प्राइवेट मेंबर। ठीक है, यानी कि मिनिस्टर के अलावा कोई और जो मेंबर होता है पार्लियामेंट का, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स। ओके, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए? तो देखिए इस क्वेश्चन ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट स्टिल शैल बी पॉइंटेड स्पेसिफिक एंड कन्फाइंड टू वन इशू ओनली। ठीक है, राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ एक इशू से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन में आप बहुत सारे आंसर्स की डिमांड ना करें। इट शैल नॉट ब्रिंग एनी नेम और स्टेटमेंट नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी टू मेक द क्वेश्चन इंटेलिजिबल। इफ इट कंटेन्स अ स्टेटमेंट द मेंबर शैल मेक हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी of the statement. It shall not contain argument, inference, ironical expression, imputation, epithets और डिफेमेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं उनको वायलेट किया जाता है, आर्ग्यूमेंट भी किया जाता है, आर्निकल एक्सप्रेशन वगैरह भी दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अगेन एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि रिलेटेड है इंडियन नेवी डे से। तो देखिए हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन नेवी डे? तो 1971 की जो वॉर हुई थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसमें एक ऑपरेशन चलाया था इंडियन नेवी ने, ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो इसी बात को क्या करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, रिस्पेक्ट शो करने के लिए इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑलराइट गाइस, ये थे आज के हमारे सभी आर्टिकल्स का डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।